नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12 विषय हिंदी और आज का हमारा पाठ है एक और जन्मदिन, जिनका साहित्य प्रकार है व्यंग्य लेख और उनके लेखक है हरिशंकर परसाई जी। इनको जानना जरूरी है क्योंकि कभी कभी हमें सही जोड़ मिलाइए या तो बहुविकल्प वाले प्रश्न होते हैं, उनमें पूछा जाता है कि इनके लेखक कौन है या तो इनका साहित्य प्रकार कौन सा है। तो इस पाठ का साहित्य प्रकार व्यंग्य लेख है और इनके लेखक हरिशंकर परसाई जी है। व्यंग्य लेख की समझूती से पहले इनके लेखक का परिचय देखिए तो हरिशंकर परसाई जी का जन्म जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी मध्य प्रदेश में हुई है। तो उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की उपाधि यानी डिग्री प्राप्त की हुई है। 18 वर्ष की उम्र में जंगल विभाग में उन्होंने नौकरी की है। तो 1942 से मॉडल हाई स्कूल में अध्यापन कार्य किया है। 1952 में सरकारी नौकरी छोड़कर 1957 तक प्राइवेट स्कूलों में उन्होंने नौकरी की है और 1957 से स्वतंत्र लेखन की शुरुआत उन्होंने की हुई है और कहा जाता है कि उन्हें बचपन से ही साहित्य जगत में काफ़ी रुचि थी। जबलपुर से वसुधा साहित्यिक मासिक पत्रिका का उन्होंने संपादन किया। तो उन्होंने कहानी, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं, परंतु मुख्य रूप से कहानियाँ, उपन्यास, निबंध लेखन और मुख्यत्वे वे व्यंग्यकार के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। 1 मार्क्स का यह हमारा विकल्प भी है जिनको आप नोट करेंगे। उन्होंने व्यंग्य मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि व्यक्ति और समाज की कमजोरियों और विसंगतियों पर चोट करने के लिए लिखे हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड 1995 में भी उन्हें एक प्रकार से पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो आगे हम देखें कि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ एवं जाने माने साहित्यकार का जन्म होशंगाबाद में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ। तो वे हिंदी के पहले ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विद्या का दर्जा दिलाया है। सामान्य मनुष्य को जीवन के प्रति प्रगतिशील जीवन मूल्यों के प्रति सचेत एवं पाखंडों को उजागर करने का कार्य किया है। उनका साहित्य मात्र हमें हंसाने का नहीं है, परंतु देखिए तो समाज के लोगों को विचार करने में भी उन्होंने उन पर लोगों को बाध्य किया है या तो विचार करने पर भी उन लोगों को लाचार किया है। यहाँ हम देखें उनकी प्रस्तुत व्यंग्य रचना। तो व्यंग्य आखिर किसे कहते हैं? व्यंग्य यानी एक प्रकार का कटाक्ष होता है। व्यंग्य लेख का मतलब हम देखें तो व्यंग्य साहित्य की एक विद्या है। साहित्य में व्यंग्य विद्या को स्वतंत्र विद्या मान लिया गया है, जिनमें उपहास, मजाक और आलोचना का प्रभाव रहा है। व्यंग्य को मुहावरे में व्यंग्य बाण भी कहा गया है। हिंदी में हरिशंकर परसाई और श्रीलाल शुक्ल जी भी इस विद्या के प्रमुख हस्ताक्षर माने गए हैं। व्यंग्य से क्या होता है तो रचना चिरस्थायी बनती है, यानी लंबे समय तक याद रह जाती है। दरअसल व्यंग्य एक माध्यम है जिसके द्वारा व्यंग्यकार जीवन की विसंगतियों, खोखलेपन और पाखंड को दुनिया के सामने क्या करते हैं, उजागर करते हैं, जिनसे हम सब परिचित होते हैं, किंतु उन परिस्थितियों को दूर करने, बदलने की कोशिश ही नहीं करते हैं, बल्कि बहुधा उन्हीं विद्रूपताओं, विसंगतियों के बीच जीने की, उनसे समझौता करने की आदत बना लेते हैं। व्यंग्यकार अपनी रचनाओं में ऐसे पात्रों और स्थितियों की योजना करता है जो इन अवांछित यानी पसंद ना हो ऐसी स्थितियों के प्रति पाठकों को सचेत या तो जागरूक करते हैं। व्यंग्य नाम से ही स्पष्ट है कि इस विद्या में सामाजिक विसंगतियों का चित्रण सीधे सीधे न होकर परोक्षतः होता है, इसलिए व्यंग्य में मारक क्षमता अधिक दिखाई देती है। यहाँ हम देखें तो प्रस्तुत व्यंग्य रचना उनकी मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं से ली गई है। तो इनको हमें 1 मार्क्स के प्रश्न में भी पूछा जाता है, इसलिए आप नोट करेंगे। एक और जन्मदिन कहानी में जन्मदिन के बहाने उन्होंने अपने विचार व्यंग्य यानी कटाक्ष के साथ हमारे सम्मुख रखे हैं। इसमें उन्होंने समाज में व्याप्त दंभ की मानसिकता उजागर करते हुए जीवन के प्रति अपने अभिमान को उजागर करने का प्रयास किया है। तो हमारा पाश्चात्य अंधानुकरण हमारी भारतीय वास्तविकता को दंभ का आंचल ओढ़कर जीवन की, समाज की सच्चाई से विमुख कर देती है, यानी उनको विरुद्ध कर देती है। जन्मदिन किसे और कैसे मनाना चाहिए इसे व्यंग्य हास्य कटाक्ष के माध्यम से यहाँ उजागर किया गया है। जन्मदिन मनाने के पीछे हमारा जो पाश्चात्य अंधानुकरण है तथा जन्मदिन आदि सभी शुभ अवसरों पर अभिनंदन देने वाले की जो इच्छा होती है, इस बात पर लेखक ने व्यंग्य रचना द्वारा व्यंग्य किया है। और जन्मदिन की बधाई का वास्तविक हकदार कौन होता है और क्यों है, या लेखक की जन्मदिन की योजना अधूरी क्यों रह गई है, इन सभी बातों का
परिचय उन्होंने इस गद्य के माध्यम से बताया है। यहाँ हम देखें तो गद्य की शुरुआत में ही लेखक हमें कहते हैं कि मैं जन्मदिन छिपाता हूँ। हमें 2 मार्क्स के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि लेखक अपना जन्मदिन क्यों छिपाते हैं। तो हम कहें तो लेखक अपना जन्मदिन इसलिए छिपाते हैं क्योंकि जन्मदिन मनाना लेखक के अनुसार पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण है या तो नकल का एक प्रकार का नमूना है। हमारा 1 साल तो कम हो ही जाता है, तो इस प्रकार के जन्मदिन मनाना या तो पश्चिमी संस्कृति की तरह भेंट इकट्ठा करना, केक काटना, इस प्रकार की दंभ दिखावट से और व्यय में खर्चे करके समय गंवाना लेखक के मत से एक प्रकार की मूर्खता ही है। और वे कहते हैं कि इसीलिए मैं अपना जन्मदिन हमेशा छिपाता रहता हूँ। परंतु उनका जो जन्मदिन है उनका भेद, आगे वे कहते हैं कि उनके जन्मदिन का भेद खुल गया। वे किस प्रकार खुल गया इस बात को बताते हुए वे कहते हैं, यहाँ हम कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं साथ में। तो जन्मदिन यानी वर्षगांठ पर गलती से एक किताब के फ्लैप पर मेरी जन्म तारीख छप गई थी। उनके जन्मदिन का भेद किस प्रकार खुल गया, तो वे कहते हैं कि यहाँ हम देखें तो लेखक साहित्यकार है और वे काफ़ी पुस्तकें लिखते हैं। उनकी पुस्तक की छपाई में उनके पहले पृष्ठ पर क्या था, उनकी जन्मतिथि छप गई थी और इसी प्रकार उनके जन्मदिन किस दिन पर है यह भेद कई लोगों के सामने आ गया था। गलती यानी भूल, किताब यानी पुस्तक, फ्लैप का अर्थ क्या होता है बच्चों, तो हम देखें कि फ्लैप वे होते हैं किताब के पुट्ठे पर अलग से लगाया हुआ एक मोटा रंगीन पन्ना होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लैप कहते हैं। और लेखक कहते हैं कि उन पर मेरी जन्मतिथि छप गई तो कुछ लोगों को यह भेद मालूम हो गया। इस दिन सुबह एक प्रोफेसर साहब आए। यहाँ हम देखें तो दिन का रात, उनका विलोम अर्थ हम रात भी कर सकते हैं, सुबह यानी सवेरा। वे कहते हैं कि उस दिन सुबह एक प्रोफेसर साहब आए, वह गुलदस्ता लिए थे। गुलदस्ता का अर्थ क्या होता है, फूलों का एक प्रकार का गुच्छा। उन्होंने मेरे हाथ में गुलदस्ता दिया और बोले, आज आपका जन्मदिन है। मैं सचमुच भूल गया था और भूल जाना भी चाहता हूँ। यहाँ लेखक कहते हैं कि मेरे जन्मदिन का भेद इस प्रकार खुल गया कि एक पुस्तक पर उनके पृष्ठ पर मेरी जन्मतिथि छप गई थी और लोगों को मेरे जन्मदिन की तिथि पता चल गई। और एक दिन मेरे जन्मदिन के दिन पर एक प्रोफेसर साहब मेरे घर पर आए और उनके हाथ में एक गुलदस्ता था। उन्होंने क्या किया, इन गुलदस्ता मेरे हाथ में दिया और कहा कि मैं आपका जन्मदिन जानता हूँ और आज का आपका जन्मदिन है। लेखक कहते हैं मैं तो सचमुच भूल गया था और भूल जाना भी चाहता था। लेखक क्यों अपना जन्मदिन भूल जाना चाहता था, तो लेखक कहते हैं कि वास्तव में देखें तो मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है। लेखक कहते हैं कि ना तो मैंने कोई ऐसे बड़े काम किए हैं या तो ना मैंने कोई ऐसे पराक्रम किए हैं, ना तो मैंने कोई ऐसी शक्ति प्रकट की है। इसलिए मैं एक प्रकार से जन्मदिन मनाने का हकदार नहीं हूँ या तो बधाई स्वीकार करने का हकदार नहीं हूँ। और वे कहते हैं कि आखिर जन्मदिन मनाने के या तो बधाई देने के हकदार कौन होते हैं, इस बात को समझाते हुए आगे वे कहते हैं कि मैंने ऐसा कौन सा पराक्रम कर दिया था, पराक्रम यानी बहादुरी वाला काम कर दिया था कि 1 साल और जिंदा रहूं। मैं तो अपने गुजर बरस लायक कमा लेता हूँ। गुजर बरस यानी गुजारा हो सके इतना कमाना। लेखक कहते हैं कि इस पूरे साल में मैंने कौन से ऐसे बहादुर वाले काम किए थे और मैं 1 साल और जीवित रह सकूं, या तो मैंने अपना गुजर बरस हो सके इतना तो मैंने कमा ही लिया है। कमाना यानी कमाई कर लेना। आगे वे कहते हैं कि बस काला बाजार से भी सामान खरीद कर जिंदा रह लेता हूँ। काला बाजार किसे कहते हैं, तो ये एक शब्द समूह के लिए एक शब्द है, वह व्यापार जिसमें वस्तुएं उचित मूल्य के बजाय चोरी छिपे अत्यधिक दामों पर बेची या तो खरीदी जाती है। तो वे कहते हैं कि मैं काला बाजार से भी सामान खरीद कर क्या करता हूँ, खरीदी यानी बिक्री, खरीद कर मैं क्या करता हूँ, अपना जीवन आसानी से चला लेता हूँ। मैंने कौन सी जीवनी शक्ति 1 साल में बताइए कि मुझे बधाई दी जाए। वे कहते हैं कि पूरे साल में मैंने ऐसी कौन सी जीवन की शक्ति प्राप्त की है कि आप लोग मुझे बधाई देना चाहते हैं। इसलिए मैं अपना जन्मदिन भूल जाना चाहता हूँ या तो मैं भूल भी चुका हूँ। वे बताते हैं कि जन्मदिन की बधाई देना तो मेरे सामने के उन लोग झोपड़े वालों को दो जो एक टपरी बनाकर रहते हैं। टपरी का अर्थ यहाँ पर होता है छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहना। वे लोग जिन्हें एक प्रकार से हम देखें तो प्राथमिक सुविधाएं, प्राथमिक यानी कि एक प्रकार की ऐसी सुविधाएं भी संभव नहीं होती है,
कि उन्हें पेट भर खाना मिले, या तो रहने के लिए छोटा सा घर मिले, या तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिले। वे कहते हैं कि ऐसी प्राथमिक सुविधाएं भी जिनके नसीब में नहीं होते हैं, फिर भी वे लोग क्या करते हैं, अपना जीवन अच्छी तरह से जीने का प्रयत्न करते हैं। तो बधाई के वास्तविक हकदार तो वे ही लोग होते हैं। वे लोग क्या करते हैं, जो एक छोटी सी टपरी यानी झोपड़ी बना कर रहते हैं, जमीन गीली होती है जिन पर वे रहते हैं। सांप, सांप का अर्थ हम देखें तो भुजंग भी होता है। सांप, बिच्छू निकलते हैं, इन्हें भरपेट खाने को भी नहीं मिलता, ये रोज मरने को होते हैं। मरने को होना यानी वे देखें तो ऐसी कठिन परिस्थिति का सामना करते करते उनकी मृत्यु भी हो सकती है, पर वे लोग क्या करते हैं, मौत को जीत लेते हैं। मौत को जीत लेना यह हमारा एक मुहावरा है, जिनका अर्थ हम देखें तो विघ्नों को पार करना। वे कहते हैं कि वे लोगों को सामान्य या तो कई ऐसी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें प्राथमिक सुविधा भी नसीब में नहीं होती है, फिर भी ना तो वे लोग किसी के सामने घुटने टेकते हैं, या तो अपने हाथ फैलाते हैं, या तो ना कोई ऐसे विचार करते हैं आत्महत्या जैसे गंदे विचारों पर अपना विचार करके मौत को अपना लेते हैं, परंतु वे लोग क्या करते हैं, मौत को जीत लेते हैं, यानी ऐसी कठिन समस्याओं को क्या करते हैं, हरा देते हैं। उन ऐसे विघ्नों को वे पार कर जाते हैं। और ये 1 साल और खींच ले गए, फिर भी मरे नहीं, तो जन्मदिन की बधाई इन्हें ही देनी चाहिए। ये जीने की इच्छा को खाकर जीवित रहते हैं। जीने की इच्छा को खाकर जीवित रहना यह भी मुहावरा है। जीने की इच्छा न रहने पर भी उन्हें जीना पड़ता है। जिन्हें क्या कहते हैं, जीने की इच्छा को खाकर जीवित रहते हैं। लेखक कहते हैं कि वास्तव में देखा जाए तो जन्मदिन की बधाई के सच्चे हकदार तो वही लोग हैं जिन्हें प्राथमिक सुविधाएं भी नसीब में नहीं है, फिर भी वे लोग ना तो मरने के बारे में सोचते हैं, ना तो किसी के सामने हाथ फैलाते हैं, फिर भी वे लोग क्या करते हैं, उन्हें जीने की ऐसी कठिन परिस्थिति में जीने की कोई इच्छा भी नहीं होती है, फिर भी वे ऐसी कठिन परिस्थितियों, विघ्नों को वे क्या करते हैं, पार कर जाते हैं। और ये 1 साल और खींच लेते हैं, फिर भी नहीं मरते हैं। तो हमें ऐसे ही लोगों को क्या करना चाहिए, बधाई देनी चाहिए। वे उसी में से प्रोटीन निकालते हैं। प्रोटीन निकालना यानी जरूरी शक्तियों का संचय करते हैं। पता नहीं वे लोग ऐसी कठिन परिस्थितियों को में जीकर भी किस प्रकार वे अपने में शक्ति ग्रहण करते हैं। पराक्रम ये करते हैं कि साल पर साल निकालते जाते हैं पर मरते नहीं हैं। लेखक कहते हैं कि आखिर में देखें तो बहादुरी वाला काम तो इन लोगों ने ही किया हुआ है। वे क्या करते हैं, ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, फिर भी नहीं मरते हैं, और 1 साल और ऐसे जीते जाते हैं, और बहादुरी वाला काम वे ही कर दिखलाते हैं। तो सच्चे रूप में देखें तो जन्मदिन की बधाई तो ऐसे ही लोगों को देना चाहिए, ना कि पैसे, धन संपत्ति से ऐसे अमीर लोगों को देना चाहिए। क्योंकि यदि ऐसे हम देखें तो अमीर लोगों को यदि मौज शौक से अपना जन्मदिन बधाने का अवसर न मिले तो भी वे दुखी नहीं होना चाहिए, परंतु लेखक के अनुसार प्राथमिक सुविधाएं भी जिन्हें नसीब में नहीं होती है, बिना घर, बिना भोजन से ऐसी सुविधाओं में भी वे जी रहे हैं, कई कठिन परिस्थितियों का वे सामना कर रहे हैं। उन्हें ऐसी कठिन परिस्थितियों में जीने की इच्छा नहीं है, फिर भी वे क्या करते हैं, ऐसी कठिन परिस्थितियों में जीने का साहस जुटाते हैं, बहादुरी वाला काम करते हैं। ऐसे लोग ही लेखक के अनुसार जन्मदिन की बधाई के सच्चे हकदार होते हैं, ना कि संपूर्ण संपन्न जिंदगी जीने वाले। यही उन्हें बधाई भी ना दी जाए तो भी वे उन्हें बुरी बात नहीं समझनी चाहिए, लेकिन वास्तव में सच्चे हकदार तो यही लोग होते हैं। और क्या करते हैं, अपना जीवन आसानी से क्या करते हैं, विघ्नों को पार करते हुए जी लेते हैं। यहाँ हम देखें तो लेखक के बारे में, जन्मदिन के बारे में लेखक ने जो अपने विचार बताए हैं उनको यहाँ प्रस्तुत किया है, जो हमें सविस्तर मार्ग के प्रश्न में भी या तो सविस्तर प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। तो आगे हम देखें कि तो एक ही आदमी गुलदस्ता लेकर आया और मैं दुखी हुआ। यह याद दिलाना क्या अच्छी बात है कि तुम्हारी उम्र 1 साल और बढ़ गई। कोई यह बताए कि उम्र 1 साल कम हो गई हो तो बड़ा ही अच्छी बात है। यहाँ हम देखें तो गुलदस्ता का अर्थ तो आप जानते ही हैं, दुखी यानी मन से दुखी हो जाना, उदास हो जाना। याद यानी स्मरण या तो स्मृति। अच्छा यानी बुरा, उनका विलोम अर्थ हम देखेंगे अच्छा का, तो अच्छा का विलोम अर्थ होता है बुरा। वे कहते हैं कि लेखक भी एक प्रकार से सामान्य मनुष्य ही थे, उन्हें भी अपने जन्मदिन की बधाई लोग दे यह उनकी इच्छा होती है। या तो बड़े बड़े नेता जिस प्रकार अपना जन्मदिन मनाते हैं, अखबार में अगले दिन छपवाते हैं, या तो उनकी फ़ोटो छपाई जाती है, लेखक भी अपना जन्मदिन इसी प्रकार मनाना चाहते थे। परंतु वे कहते हैं कि एक ही आदमी ने एक ही
आदमी गुलदस्ता लेकर आए और कोई नहीं आए, तो यह देखकर मैं दुखी हुआ। क्या यह याद दिलाना अच्छी बात थी कि तुम्हारी 1 साल उम्र और बढ़ गई है या तो तुम मृत्यु के करीब पहुंच रहे हो? यदि कोई आकर हमें कहे कि तुम्हारी 1 साल और बढ़ गई है तो आनंद ही आनंद है। कौन सा ऐसा इंसान होगा जो उम्र बढ़ने पर खुशी महसूस करेगा? कोई यह बताए कि हमारी उम्र 1 साल और मिले तो आनंद ही आनंद हो जाएगा। पर सभी बातों की अपेक्षा कर हम लोग तो पश्चिमी सभ्यता की अंधी नकल ही करने में व्यस्त हैं, अपने अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। इसी बात को समझाने के लिए लेखक ने व्यंग्य या तो कटाक्ष किया है और वे कहते हैं कि क्या यह याद दिलाना जरूरी है कि हमारा 1 साल और बढ़ गया है? और वे क्या करते हैं, दुखी हो जाते हैं। आगे वे कहते हैं कि मैंने तो सोचा कि अखबार में छपवा दूं कि परसाई जी ने अपना जन्मदिन बड़ी सादगी से मनाया है। कमबख्त कोई आया ही नहीं तो सादगी से मनाना तो मजबूरी ही हो गई। वे कहते हैं मजबूरी यानी यहाँ पर अर्थ हम देखेंगे तो लाचारी। लेखक कहते हैं कि उन्हें अपना जन्मदिन बहुत ही सादगी से मनाना पड़ा। ऐसा क्यों? तो वे कहते हैं कि अखबार में मुझे छपवा देना चाहिए था क्योंकि मैंने अपना जन्मदिन बड़ी सादगी से मनाना पड़ा। क्यों? कोई आया ही नहीं, इसलिए यह तो मेरी मजबूरी हो गई सादगी से अपना जन्मदिन मनाने की। वह अध्यापक सुबह यानी सवेरा याद दिला गया तो दिन भर दिन विचलित रहा। दिन हम देखें कि विचलित रहना यानी एक प्रकार से उनका यह मुहावरा है जिनका अर्थ होता है दुखी दुखी रहना या तो चिंतित रहना। वे कहते हैं कि अब कोई आया ही नहीं तो मेरा मन क्या हो गया, विचलित हो गया। और दिन भर मुझे यही ख्याल रहता था कि अब कोई आया, अब आएगा और मुझे बधाई देगा। थोड़ा सा खटका दरवाजे पर होता तो मैं फ़ौरन दरवाज़ा खोलता कि कोई माला वाला लेकर आया होगा और मुझे माला वाला पहनाएगा और मेरे जन्मदिन की बधाई देगा। पर देखता कि कुत्ते ने दरवाजे पर धक्का मारा था। कुत्ता सामने खड़ा था। मैंने संतोष किया कि कुत्ते ने तो मेरे जन्मदिन का ख्याल रखा। यो जन्मदिन पर बधाई देने वालों में से आधों से ज़्यादा कुत्ता ही अच्छा होता है। आदमी के मन में एक प्रकार की नफरत है। नफरत का अर्थ हम देखें तो उनका समानार्थी अर्थ होता है घृणा। और उनका विलोम अर्थ यदि हम देखना चाहे तो उनका विलोम क्या हो जाएगा? नफरत का विलोम होगा एक प्रकार की नफरत का विलोम हम देखें तो प्रेम और उनका समानार्थी शब्द देखें तो द्रोणा। आगे वे कहते हैं कि नफरत है कि साला अभी जिंदा है, मरा नहीं, पर ऊपर से हंसकर माला पहना रहे हैं। कहते हैं 100 साल जियो। 100 साल जी गया तो तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी। खटिया खड़ी होना यह मुहावरा है यानी बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। नहीं, मुझे ऐसों के हाथ से माला नहीं पहनना है। यहाँ हम देखें तो लेखक ने क्या किया है, ऐसे कपटी लोगों का हमें परिचय बताया है। वे कहते हैं कि मनुष्य में हम देखें तो वैसे देखा जाए तो मनुष्यों के सामने देखें तो कुत्ता ही अच्छा होता है क्योंकि इंसानों की तरह कुत्तों के 2 चेहरे नहीं होते हैं। सभी प्राणी में वफादार प्राणी भी एक प्रकार से कुत्ता ही है। लेखक के मत अनुसार देखें तो मनुष्यों के मन में इतनी नफरतें भर गई है, मनुष्य में एक प्रकार की बुराइयाँ या तो नफरतें हो गई है कि एक दूसरे के मन में बुराई ही सोचते हैं। जन्मदिन जिसका है उसके बारे में मन में तो यही सोचते हैं कि साला अभी भी जिंदा है, मरा नहीं है। जो इंसान मन से हमारे मरने की कामना करे वही व्यक्ति हमारे जन्मदिन पर हंसकर माला पहनाता है। हमें ऐसा लगने लगता है कि वही एकमात्र हमारा शुभेच्छक या तो सच्चा रिश्तेदार है। देखने वाली बात है कि मन से हमारे मरने की कामना करता है वही जन्मदिन के दिन हमें 100 साल जीने के आशीर्वाद देता है। यहाँ लेखक ने ऐसे कपटी लोगों पर करारा व्यंग्य किया है। ऐसे कपटी लोगों से लेखक कहते हैं कि यदि आपकी कामना सही हो गई, यदि हम 100 साल और जी गए तो आप जैसे लोगों की तो खटिया खड़ी हो जाएगी यानी आप और मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेखक ऐसे कपटी लोगों से माला पहनना नहीं चाहते हैं और वे कहते हैं यहाँ लेखक ने ऐसे बनावटी लोगों को कुत्तों से भी हीन समझा है और कहा है कि मैं अपने जन्मदिन पर ऐसे लोगों से माला नहीं पहनना चाहता हूँ। लेखक का मन दुखी हो गया था। एक ही प्रोफेसर साहब आए थे उन्हें जन्मदिन देने। देखा जाए तो वास्तव में लेखक भी एक सामान्य मनुष्य ही है। वे भी चाहते थे कि कई लोग आकर उन्हें क्या करें, जन्मदिन की बधाई दें। परंतु एक ही प्रोफेसर साहब आए तो उनका मन और विचलित हो गया। उन्हें मन से यही लगा कि और आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया और दरवाजे पर थोड़ा सा खटका हुआ तो उन्होंने देखा कि कुत्ता है। लेखक संतोष व्यक्त करते हैं कि कुत्ते ने तो मेरे जन्मदिन का ख्याल रखा। और उन्होंने कहा कि कुछ लोग तो कैसे बनावटी होते हैं जिनका परिचय उन्होंने यहाँ पर दिया और ऐसे बनावटी लोगों से वे अपने जन्मदिन पर माला नहीं पहनना चाहते हैं। और एक ऐसी ही बात बताते हुए वे कहते हैं कि एक मेरे बुजुर्ग मित्र है। बुजुर्ग यानी उनका अर्थ क्या होगा?
देखें तो उम्र में जो बड़े लोग होते हैं या तो अधिक उम्र वाले लोग होते हैं, यह भी हमारा एक शब्द समूह के लिए शब्द है। 2 महीने से कह रहे हैं कि याद है हमें तुम्हारा जन्मदिन, बड़े ठाट से मनाएंगे, कहीं बाहर मत चले जाना। ठाठ यानी बड़ी शान से, बाहर यानी एक प्रकार से हम देखें तो उनका विलोम क्या होगा, भीतर। पर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बात यह है कि वह 1 अप्रैल को पैदा हुए हैं। जो अप्रैल फूल के दिन पैदा हो उसे यही उम्मीद की जा सकती है और कोई नहीं। यहाँ लेखक बताते हैं कि उनके एक बुजुर्ग मित्र है। उन्होंने कहा था लेखक से कि आपका जन्मदिन हम बड़ी थान से मनाएंगे और आप कहीं बाहर बाहर मत चले जाना, परंतु वे लोगों ने भी कुछ नहीं किया, वे भी उनका जन्मदिन भूल गए। और बात तो लेखक कहते हैं कि उनका जन्म तो 1 अप्रैल को हुआ था। 1 अप्रैल को सभी लोग क्या मानते हैं कि उन्हें मूर्ख बनाया जा रहा है, इसलिए वे कहते हैं कि उनसे वे भी मुझे शायद मूर्ख बना गए, उनसे ऐसी उम्मीद रखना तो बहुत ही बुरी बात थी, या तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती थी। वे कहते हैं कि इन बुजुर्ग मित्र का जन्मदिन मनाने में हमें काफ़ी तकलीफ हुई, या तो हम देखें तो तकलीफ का अर्थ यहाँ होगा परेशानी हुई। हमें 2 मार्क्स के प्रश्न में भी पूछा जाता है कि लेखक के बुजुर्ग मित्र का जन्मदिन मनाने में उन लोगों को या तो उन बुजुर्ग मित्र को कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो वे कहते हैं कि हम अखबारों में सूचना छपवाते, कार्ड बांटते कि इनका जन्मदिन 1 अप्रैल को मनाया जाएगा। अखबार यानी समाचार पत्र। लेखक कहते हैं कि हम लोगों ने अखबारों में कई बार छपाया कि इस बुजुर्ग मित्र का जन्मदिन 1 अप्रैल को है, पर लोग आते ही नहीं थे। वे समझते कि उन्हें अप्रैल फूल बनाया जा रहा है। अप्रैल फूल यह मुहावरा है, यानी मूर्ख बनाया जा रहा है। आखिर एक साल हम लोग लगभग 100 लोगों के पास गए और कहा हम भगवान की कसम खाकर कहते हैं कि इनका जन्मदिन 1 अप्रैल को ही है। हम आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं। बेवकूफ़ का अर्थ होता है मूर्ख, परंतु उनका हम विलोम शब्द देखें तो अक्लमंद होगा। देखिए बेचारे का क्या दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य यानी कम नसीब, और हम देखें तो बदनसीब भी कह सकते हैं, खराब भाग्य भी कह सकते हैं। वे कहते हैं कि हम लोगों के पास गए, काफ़ी ऐसे 100 लोगों के पास गए और उनको बताया कि हम आपको मूर्ख नहीं बना रहे हैं, लेकिन सच बात बता रहे हैं कि उनका जन्मदिन 1 अप्रैल को ही है। यह कोई बेवकूफ़ बात नहीं है। देखिए यहाँ लेखक कहते हैं कि उन बेचारे का क्या दुर्भाग्य है, यानी उनके नसीब किस कैसे है। दुर्घटनावश क्या हुआ, तो 1 अप्रैल को ही वे पैदा हो गया, तो उनका जन्मदिन भी ऐसे ही मनाया जा सकता था। माना कि उसने जल्दी की, एक दिन बाद भी पैदा हो सकता था, पर जो हो गया सो हो गया, वे तो मनुष्य के हाथ में है ही नहीं। आप लोग इस बार जरूर आइएगा। लेखक कहते हैं कि हमने उन लोगों के पास जाकर कहा कि उनका यह दुर्भाग्य रहा कि उन बेचारे वे क्या हुए, 1 ही तारीख को जन्मे, या तो एक दिन पहले भी जन्म ले सकते थे या तो एक दिन बाद भी, लेकिन यह तो उनका दुर्भाग्य रहा। इनमें मनुष्य का कोई अपराधी नहीं है, इसलिए आप इस बात को सच मान लीजिए और उनके जन्मदिन पर आइएगा। काफ़ी आजीजी करने पर लोगों ने इस बात पर विश्वास किया और वे लोग आए और लेखक का जन्मदिन मनाया गया। परंतु देखें तो उनको काफ़ी तकलीफ या तो समस्याओं का सामना करना पड़ा अपना जन्मदिन मनाने में। तो अपना जन्मदिन मनाने में जिस प्रकार उनको परेशानी हुई, तो एक ऐसी ही बात बताते हुए वे आगे कहते हैं कि जो 29 फरवरी को जिनका जन्मदिन होता है, उन लोगों को भी अपना जन्मदिन मनाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ना होता है। वे कहते हैं कि एक नेता 29 फरवरी को पैदा हो गए, उनका जन्मदिन 4 साल में एक ही बार आता है। वह हर साल 28 फरवरी को उदास रहते हैं और हाय हाय करते रहते हैं। क्या दुर्भाग्य है, एक दिन पहले पैदा हो जाता है या एक दिन बाद। लोग हर साल वर्षगांठ मनाते हैं और मैं देखता ही रह जाता हूँ। यहाँ हम देखें तो उदास का अर्थ होगा नाखुश, और हम देखें जो खिन्न रहते हैं या तो उदास रहते हैं और क्या करते हैं, अपने आप से मन में दुखी हो जाते हैं, उनको क्या कहेंगे, एक प्रकार से उदास। तो वे कहते हैं कि सभी लोग हर साल अपना जन्मदिन मनाते हैं और वे बेचारे क्या करते हैं, हाय हाय करते रह जाते हैं, क्योंकि उनका जन्मदिन 4 साल में एक ही बार आता है और इस वजह से वे काफ़ी दुखी रहते हैं और लोगों को अपना जन्मदिन मनाते हुए देखते हैं तब उन्हें भी क्या होता है, दुख होता है। और वे कहते हैं कि लोग हर साल वर्षगांठ मनाते हैं और मैं उन लोगों को देखकर दुखी रहता हूँ। आगे वे कहते हैं कि इधर पिछले साल से मेरे अभिनंदन की बात चल रही है। लेखक कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरा अभिनंदन करना चाहते थे। लोग कहते हैं कि काफ़ी साल लिखते हो गए, अब आपका अभिनंदन जरूर करेंगे। यानी लेखक है वह साहित्य की रचना करते हैं, कई पुस्तकें छपते हैं, लिखते हैं, तो उनके फलस्वरूप लोग क्या करते हैं, उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। तो लेखक ने एक बात बताई
यहाँ हम देखें तो लेखक के अभिनंदन की बात है, या तो उनकी अभिनंदन की बात जो किस प्रकार आधी रह जाती है, उन्हें किस प्रकार का नुकसान भुगतना पड़ता है, या तो वे कैसे लोगों का अभिनंदन करना चाहते हैं, उनकी बात को यहाँ से हम देखेंगे। इधर पिछले साल से मेरे अभिनंदन की बात चल रही है। लोग कहते हैं कि काफ़ी साल लिखते हो गए, अब हम आपका क्या करेंगे, अभिनंदन करेंगे, यानी हम आपको क्या करेंगे, एक प्रकार की शुभेच्छा देना चाहते हैं, तो या तो बधाई देना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि ये पेशेवर अभिनंदनकर्ता होते हैं। पेशेवर यानी व्यावसायिक अभिनंदनकर्ता होते हैं। अभिनंदन करना एक धंधा भी होता है। यहाँ हम देखें तो एक प्रकार से आशय स्पष्ट है कि अभिनंदन करना एक प्रकार से धंधा होता है। यानी कैसा धंधा होता है, तो कुछ लोग व्यावसायिक अभिनंदन करने वाले होते हैं। ये लोग किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के जन्मदिन तथा अन्य विशेष अवसर का बहाना बनाकर उनका अभिनंदन करने की योजना बनाते हैं। इस बहाने चंदा यानी पैसा इकट्ठा किया जाता है और इस चंदे का उपयोग करके वे खाने पीने के लिए का कार्य बनाते हैं और अपना मौज शौक पूरा करते हैं। इस तरह अभिनंदन करना क्या हो गया है, एक प्रकार का धंधा हो गया है। उनमें चंदा जमा होता है, खाया जाता है। पास के एक शहर की एक घटना बताते हुए वे कहते हैं कि एक वयोवृद्ध समाज सेवी थे, यानी वयोवृद्ध यानी बड़ी उम्र वाले, और समाज सेवी यानी समाज की सेवा करने वाले। एक वयोवृद्ध समाज सेवी के अभिनंदन का आयोजन हुआ। कमेटी भी बनाई गई, चंदा भी हुआ। अभिनंदन के समय देखा कि कमेटी के सदस्य चंदे की शराब पीकर बेहोश पड़े हैं। शराब यानी मदिरा। लोगों ने कहा कि भाई उठो, उनके अभिनंदन का समय हो गया। तो शराब में डूबे अभिनंदनकर्ता बोले, किस कमबख्त का अभिनंदन, वह नंबर 1 का चोर है, भारत सेवक समाज का पैसा खा गया है, उनका अभिनंदन हम करेंगे भला? अरे हम तो खुद उनके नाम के चंदे का क्या कर रहे हैं, अपना अभिनंदन कर रहे हैं। यहाँ ऐसे कपटी और बनावटी और धोखेबाज लोगों की बात की हुई है। तो ऐसे पेशेवर कर्ता जो व्यवसायिक कार्य करते हैं, उनका हम देखें तो लेखक ने उन पर व्यंग्य किया है। क्या करते हैं, कुछ ऐसे अभिनंदनकर्ता पेशेवर होते हैं, वे क्या करते हैं, लोगों का अभिनंदन करने के लिए एक प्रकार की कमेटी बनाते हैं, उनमें पैसे इकट्ठा करते हैं और फिर वे लोग उसी पैसों से शराब पीते हैं, या तो खाने पीने की अपना जो मौज शौक है उनको पूरा करते हैं, और वो जिनका अभिनंदन करना है वे तो व्यक्ति साइड में ही रह जाते हैं। यहाँ पर एक बात लेखक बताते हुए कहते हैं कि जब हम एक नेता का या तो एक वृद्ध समाज सेवी का अभिनंदन करना चाहते थे और कमेटी भी बनाई गई, लोगों ने चंदे भी इकट्ठे किए, लेकिन देखा कि कमेटी के सदस्य लोग क्या कर रहे हैं, उसी चंदे के पैसों से शराब पीकर नशे में डूबे हुए हैं। जब उनके अभिनंदन की बात आई तो उन लोगों ने उनको बताया कि चलिए अब उनका अभिनंदन करना है। तो वे कहते हैं कि किसका अभिनंदन, जो लोग भारत सरकार के या तो भारत सेवक समाज का पैसा खा गए हैं उनका अभिनंदन हम करेंगे। हम तो खुद उनके पैसों से उनके किए गए पैसों के हम क्या कर रहे हैं, हम खुद का ही अभिनंदन कर रहे हैं। तो लेखक ने ऐसे लोगों पर यहाँ पर भी क्या किया है, बुरी बात बताई है और कहा है, उन पर व्यंग्य किया है। आगे वे कहते हैं कि यह अभिनंदन मुझे बहुत ही पसंद आया। श्रद्धेय समाज सेवी को हम देखें तो समाज सेवी की उम्र इन लोगों की शुभकामनाओं से बहुत ही लंबी होगी। लेखक कहते हैं कि शायद ऐसे लोगों के शुभ आशीष से उन समाज सेवी की उम्र भी बहुत लंबी होगी। पर मैं बात कर रहा था अपने अभिनंदन की। अभिनंदन के उत्साहियों से मैंने पूछा कि सिर्फ अभिनंदन पत्र और प्रशंसा दोगी या और कुछ भी दोगे? लेखक कहते हैं कि जब मेरे अभिनंदन की बात आई तो मैंने उन लोगों को पूछा कि क्या आप मेरा जन्मदिन सिर्फ प्रशंसा देकर ही मनाएंगे या कुछ और भी देंगे, पैसे वैसे या तो कुछ देंगे? वे लोगों ने कहा कि क्यों नहीं, हम लोग द्रव्य संग्रह करेंगे और आपको थैली भेंट करेंगे। द्रव्य यानी धन, संग्रह करना यानी इकट्ठा करेंगे और आपको थैली भेंट करेंगे। थैली भेंट करना या तो धन या तो सम्मान देना, यह एक मुहावरा है। लेखक कहते हैं मैंने उन लोगों से कहा ठीक है, अपना अभिनंदन पत्र मैं खुद लिख लूँगा और छपवा लूँगा। इस झंझट में आप मत पड़िए, आप तो अधिक से अधिक मेरे नाम के पैसा एकत्र कीजिए, इसमें से 25% आपका और बाकी मेरा। झंझट का अर्थ हम देखें तो होगा परेशानी। वे कहते हैं कि लेखक ने कहा कि मैंने उन उत्साहियों को कहा कि आप लोग काफ़ी परेशानी में मत पड़िए, मैं अपना अभिनंदन पत्र खुद लिख लूँगा और उनको छपवा भी लूँगा। आप लोग एक ही कार्य कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा कीजिए और उनमें से 25% मैं आप लोगों को दूंगा और जो बाकी बचेगा वो हमारा होगा। इस बात को सुनकर लेखक कहते हैं कि वे लोग काफ़ी क्या हो गए, परेशान हो गए और कहने लगे कि आप कैसी बात कर रहे हैं, हम आपका अभिनंदन यानी आपको बधाई देना चाहते हैं और आप हमारा ही अपमान कर रहे हैं। अपमान का विलोम शब्द हम देखें तो सम्मान होगा।
वे कहते हैं कि हम क्या पैसा खा जाएंगे। लेखक कहते हैं कि मेरी बात को सुनकर वे गुस्से हो गए और मुझे ही कहने लगे कि हम तो आपकी बधाई देना चाहते हैं और आप हमारा ही अपमान कर रहे हैं। लेखक ने उनको कहा, नहीं नहीं, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ, पर आप इतनी मेहनत करेंगे तो मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य का अर्थ यहाँ होता है फर्ज है कि आपको मेहनताना दूँ। मेहनताना का अर्थ क्या होता है कि यह एक हमारा शब्द समूह है। मेहनत के बदले में जो मिलने वाली रकम होती है उन्हें कहते हैं मेहनताना। मैं मुफ्त में अभिनंदन नहीं कराना चाहता। लेखक कहते हैं कि मैंने उन लोगों को समझाया कि यह मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ, परंतु आप लोग मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो मैं आपको क्या करता हूँ, कुछ भेंट देना चाहता हूँ। मैं मुफ्त में अपना अभिनंदन नहीं करवाना चाहता हूँ। इनका नतीजा बुरा हुआ। नतीजा का अर्थ होता है परिणाम। बुरा यानी अच्छा, उनका विलोम देखेंगे तो अच्छा। वे कहते हैं कि मेरे अभिनंदन की योजना अभी भी अधर में ही लटकी रह गई। अभिनंदन करना एक प्रकार का सम्मान करना होता है, परंतु वे कहते हैं कि मेरे अभिनंदन का जो विचार था वह तो कार्य अधूरा ही रह गया। अधर में लटकना यानी कार्य अधूरा रह गया। यह एक मुहावरा है। मेरी जबान ने मेरी थैली काट दी। थैली काट देना यह भी एक मुहावरा है, यानी आर्थिक नुकसान सहन करना। वे कहते हैं कि कुछ लोग क्या होते हैं, फिरका परस्त होते हैं। मैं तो फिक्रा परस्त हुआ। यहाँ दो समान शब्द समूह हैं। फिरका परस्त यानी जाति संप्रदायवादी होना और फिक्रा परस्त होना यानी व्यंग्य करने में चतुर होना। तो वे कहते हैं कि लोग तो जाति संप्रदायवादी होते हैं, परंतु मैं तो व्यंग्य करने में काफ़ी चतुर हुआ और ऐसी चतुराई जबान पर आ गया तो निकल जाता है और उनसे मुझे ही नुकसान भुगतना पड़ा। आगे वे कहते हैं कि मैं देखता हूँ देश के भाग्य विधाता यानी ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो जन्मदिन पर क्या करते हैं, गले मिलते हैं, गुलदस्ते भेंट करते हैं, माला पहनाते हैं। इन नेताओं की फ़ोटो भी छपी जाती है। ये भाग्य विधाता कहलाते हैं। मैं भी इन लोगों के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं भेजना चाहता हूँ, परंतु वे कहते हैं कि वे शुभकामनाएं किस प्रकार होगी। तो वे कहते हैं कि आप एक साल और जीवित रहे। बड़ा कमाल किया आपने। इस एक साल में अपने देश की अर्थव्यवस्था को गिरा दिया। बधाई हो आपको। भ्रष्टाचार, मुनाफाखोरी, जमाखोरी को बढ़ने का आप लोगों ने ही मौका दिया है या तो अवसर दिया है। बधाई, आप चिरायु हो। चिरायु यानी आपकी उम्र लंबी हो या तो दीर्घायु हो। कठिन शब्दों को हम देखें तो यहाँ जीवित का विलोम होगा मृत्यु और भ्रष्टाचार का विलोम होगा शिष्टाचार। आगे हम देखें तो चिरायु का अर्थ होता है लंबा आयु और उनका विलोम देखें तो अल्पायु। मौका यानी अवसर। इतने कठिन शब्दों के बाद हम देखें तो यहाँ लेखक ऐसे लोगों पर, ऐसे नेतावादियों लोगों पर करारा व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि मैं आप लोगों को जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूँ, यानी आप लोग का जन्म चिरायु हो या तो आप लोग को बधाई हो, क्योंकि आप लोगों ने एक साल में कितना अच्छा काम किया है। या तो हमारी देखिए तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ही खोखली कर दी है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ाया है, मुनाफाखोरी की है, जमाखोरी का आप लोगों ने सभी लोगों को मौका दिया है, तो आप ही जन्मदिन के हकदार है। यहाँ पर लेखक उन लोग ऐसे लोगों पर क्या करते हैं, कटाक्ष करते हुए उन्हें बधाई देने का प्रयत्न करते हैं। पर वे कहते हैं कि मीसा के डर के मारे मैंने अभी यह शुभकामना नहीं भेजी है। मीसा का अर्थ यहाँ होगा अपराध नियंत्रण का एक कानून होता है। यदि वे कहते हैं कि मुझे किसी भी प्रकार के कानून के पंजे में आना पड़े तो इस डर के मारे मैंने अभी यह शुभकामनाएं नहीं भेजी है। इनसे क्या कहा जाए कि देशवासी रो रहे हैं और तुम गले मिलकर हंस रहे हो। वे ऐसे नेताओं पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि ऐसे कई लोग हमारे देश में हैं जो प्राथमिक सुविधाओं भी उन्हें प्राप्त नहीं है, या तो वे कई कठिन परिस्थितियों का सामना करने पर इतने मजबूर हो गए हैं कि उन्हें अपना जीवन कष्टदायक लगता है। जीने की इच्छा ना होने पर भी वे जीवन को जीने का प्रयत्न कर रहे हैं और उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वे लोग रो रहे हैं और आप लोग गले मिल रहे हैं। देखा जाए तो आप ही क्या है, बधाई देने के योग्य है। आगे वे कहते हैं कि पर अब मुझे अपना भी ख्याल करना होगा। अगले साल 2 महीने पहले से अखबारों के जरिए, अखबार यानी समाचार पत्रों के जरिए मैं ऐसा वातावरण बनाऊंगा कि फला तारीख को परसाई जी का जन्मदिन है और पूरे देश में हलचल मच जाएगी। लेखक एक प्रकार से व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि मैं भी अगले साल अपने जन्मदिन मनाने पर क्या करूँगा। वे कहते हैं कि दो महीने पहले ही अखबारों में छपवा दूंगा कि इन तिथि को फलाने भाई का जन्मदिन है और पूरे शहर में हलचल मच जाएगी कि आप हमें इनका जन्मदिन मनाना है, बधाइयाँ देनी है, अखबारों में फ़ोटो छपवानी है।
यहाँ लेखक ने हम देखें तो करारा व्यंग्य किया है और वे कहते हैं कि तब कुछ ढंग का जन्मदिन मेरा मनेगा, नहीं तो वरना वही एक गुलदस्ता ही मिलेगा। लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार लोग जन्मदिन मनाने में काफ़ी समय और देखें तो काफ़ी खर्चे करते हैं, या तो केक शेक काटते हैं। आधुनिक या तो हम देखें तो पश्चिमी संस्कृति या तो उनकी सभ्यता का अंधा अनुकरण करके अपना जन्मदिन जिस प्रकार मनाते हैं, तो वे कहते हैं कि मैं भी इस बातों का व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि मैं भी अगले साल 2 महीने पहले ही अखबार में छपवा दूंगा और पूरे शहर में हलचल मच जाएगी। यदि ऐसा न करूंगा तो मेरा जन्मदिन सिर्फ एक गुलदस्ते में ही चला जाएगा। और यहाँ हम देखें तो लेखक ने ऐसे कई कपटी लोगों पर या तो अज्ञान लोगों पर एक प्रकार से करारा व्यंग्य किया है और हमें एक प्रकार से जागरूक करने का उन्होंने प्रयास किया है। पूरे गद्य के माध्यम से लेखक ने जन्मदिन मनाने के अपने विचार स्पष्ट किए हैं, तो साथ साथ उन्होंने ऐसे लोगों पर भी व्यंग्य किया है कि जो अपने जन्मदिन मनाने पर हल्के फुल्के ढंग से देखे, तो उन्होंने उन लोगों पर व्यंग्य किया है कि जो अपने जन्मदिन पर आधुनिक अंधानुकरण या तो धन संपत्ति का व्यय करते हैं, ऐसे लोगों पर उन्होंने कटाक्ष किया है। पूरे पाठ में हम देखें तो लेखक ने अपने जन्मदिन मनाने पर जो विचार है उनको यहाँ हमारे सामने व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत किया है। और हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर लेखक ने करारा व्यंग्य करके हम लोगों को एक प्रकार से सचेत करने का प्रयास किया है। विद्यार्थी मित्रों, हमने पूरा पाठ देखा और हम देखें कि इनमें कई ऐसे प्रश्न हैं स्वाध्याय में जो हमें पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स के सविस्तर प्रश्न भी है, 2 मार्क्स के भी प्रश्न है। और हम देखें तो इनका एक सविस्तर प्रश्न है कि लेखक ने जन्मदिन मनाने पर अपने जो विचार है उनको स्पष्ट कीजिए। आप लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को ज़्यादा नोट करेंगे और बाकी के प्रश्न भी हम लोग हमारी नोटबुक में लिखेंगे। नमस्ते।